चुप कर जाओ मेरी जान। कयान एन का हाथ पकड़ता उसे अपने साथ अंदर ले गया। एन की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। एकदम से कयान ने एन को अपनी गोद में उठाया। एन ने भी उसकी गर्दन में हाथ डाल दिए, कहीं वो गिर ही ना जाए। अंदर जाकर कयान ने एन को नीचे उतारा। एन ने सामने देखा जहाँ बड़ा सा हैप्पी बर्थडे माई लव लिखा था। ओह माय गॉड! एन ने शॉक्ड होकर अपने मुंह पर हाथ रखा था। उसे तो अपना बर्थडे याद ही नहीं था। सामने ही बड़ा सा टेबल पूरा फूलों से सजा हुआ था। दरमियान में बड़ा सा केक पड़ा था। हर तरफ फूल ही फूल थे। एन को उन फूलों पर चलकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी रूई पर चल रही हो। कयान ने मुस्कुराते उसका हाथ पकड़ा और टेबल तक ले गया। हैप्पी बर्थडे मेरी जान, माय लव। कयान ने एन के माथे पर बोसा दिया और कुर्सी पर बैठा दिया। एन की आंखें नम हो थीं। इतने प्यार पर एन ने केक काटा और अपने हाथ से कयान को खिलाया। कयान ने खाना ऑर्डर किया जिसमें इटालियन पास्ता, चिकन और भी इटली के मशहूर खाने थे। उफ आन, इतना सब कुछ! आप कितने अच्छे हैं ना। एन इस टाइम खुश होकर कयान को अपनी पुरानी वाली एन ही लगी थी, जिस एन बचपन में उसको पसंद की चीज़ ला कर देता था, तो वो ऐसे ही खुश होती थी। खाना खाने के बाद कयान और एन ने हल्की म्यूजिक पर डांस किया था। डांस करते तो हुए तो एन खुश हो रही थी। क्रूज़ का एक पार्ट कयान ने बुक करवा लिया था, जो सिर्फ और सिर्फ एन और कयान का था। डांस के बाद कयान ने एन को पूरा क्रूज़ घुमाया था और एन इतनी खुश थी कि जैसे उसे कोई खरसाना मिल गया हो। आन, आप हमेशा ऐसे ही प्यार करेंगे ना? किसी खौफ के तहत एन ने कयान से पूछा। एन, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किलों से हासिल किया है और अब मेरी मोहब्बत कम होने की बजाय तुम्हारे लिए बढ़ती ही जाएगी। हमेशा तुम्हें देखकर मुझे रोज तुमसे मोहब्बत होती है और इस मोहब्बत का हिसाब अभी थोड़ी देर में दिलाऊंगा। कयान आंख मारते मायने हेजी से एन की खूबसूरत सराबे को देखते हुए कहने लगा। मतलब? एन ने भुखलाकर पूछा। मतलब अभी बताता हूँ। कयान एन को उठाता एक कमरे में चला गया जो कि पूरे का पूरा सजा हुआ था, जैसे शादी की पहली रात सजाया जाता है। आन, ये क्या? जी मेरी जान, ये सब। वो एन को बेड पर लेटाते अपना कोट उतारते दूर उछाल गया। आन देखिए, मैं थक गई हूँ ना। इससे पहले कि एन बेड की दूसरी तरफ से उतरती, कयान ने उससे अपने शिकंजे में ले लिया था। ना ना माय लव, ऐसे नहीं। कयान उसकी आंखों में देखता खामोश और उलोदा लहजे में कहने लगा। एन ने मुस्कुराकर नसें झुका दी। एन की इजाज़त मिलते ही कयान ने एन के होंठों पर होंठ रखे और उसकी सांस खुद में उंडेलने लगा। एन भी उस सुपुर्दगी करते उसकी गर्दन के गिर्द बाजू डाल गई। ये रात भी उनकी मोहब्बत की रात थी। जलील होने के बाद भी अमान का दिल फिर से चंदा से बात करने के लिए मचलने लगा था, ऐसे जैसे एक चीज़ उसे चाहिए थी लेकिन वो उससे कोसों दूर थी। अमान हाथ में मोबाइल पकड़े कितनी ही देर मोबाइल को देखता रहा। दिमाग था कह रहा था नहीं करो कॉल, दिल था कह रहा था अमान वो तुम्हारी चंदा है, तुम उसे इतनी जल्दी नहीं खो सकते। दिल और दिमाग की जंग में अमान ने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर चंदा का नंबर मिला दिया। चंदा जो कि अमान को ही सोच रही थी कि उसका दिल टूटा है, वो कैसे होगा। मोबाइल पर आती कॉल से उससे अपनी आंखें मीची थी। वो जानती थी इस मोबाइल पर सिर्फ अमान ही की कॉल आ सकती है। चंदा का दिल भी बच्चों की तरह जिद करने लगा था कि वो कॉल उठा ले, लेकिन चंदा हनूस वैसे ही बुत बनी कॉल को इग्नोर करने लगी। लेकिन अमान भी ठीक था, वो कॉल करता रहा था। तंग आकर आखिरकार चंदा ने कॉल उठा ली थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? चंदा अमान के बोलने से पहले ही चीख पड़ी। मसला आपको है चंदा, मुझे नहीं, क्योंकि मुझे और मेरे प्यार को समझ नहीं रही हैं आप। अमान के लहजे में बेबसी सी बेबसी थी। तुम मुझे भूल जाओ अमान, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तुम्हारा और मेरा मजहब अलग है। तुम में मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम मुसलमान, तुम हीरा हो और मैं एक नॉन मुस्लिम। तो वाइफ, तुम्हारा और मेरा जोड़ नहीं बनता। समझो अमान इस बात को। चंदा के गले में आंसू का गोला अटका था। उसके लहजे में भी नमी आई थी। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गालों पर बहे थे। चंदा, कैसे कैसे भूल जाऊं आपको। मैंने आपसे इश्क किया है चंदा, ये मेरे बस में नहीं है। मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत डाली है, जिसे मैं चाहकर भी इनकारी नहीं हूं। बेशक मेरे खुदा का फरमान है, मुसलमान हिंदुओं का कुछ जोड़ नहीं, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो तुम्हारे लिए तड़प रहा है, तरस रहा है। मैंने लाख कोशिश करने के बाद भी आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे आप मेरी रूह में समा गए हैं। मेरी रूह में आपका नक्श बन गया है, जिसे मैं मिटा नहीं पा रहा हूं। क्या आप मेरे लिए इस्लाम नहीं कबूल कर सकती? मुझे पता है
आप खुद को भी इस्लाम कबूल करना चाहती हैं। आप मेरे खुदा को मानती हैं, पर क्यों? ये कैसी जिद है जो मुझे से दूर जाने की चंदा? आपका रवैया मेरी जान लेने के दर पर है। मैं एक मजबूत आसाब का मालिक हूँ। आपके सामने मोहब्बत की भीख मांग रहा हूँ। तरस नहीं आ रहा क्या आपको मुझ पर? याद रखिए चंदा, आप आज मुझसे दूर जाने की कोशिश में हैं। ऐसा वक्त आएगा जब मैं आपको मैसर नहीं हूँगा। आप तड़पेंगी, रोएंगी, सिसकेंगी। आपका अमान मर चुका होगा। बहुत पछताएंगी आप। अमान के दूर होने की बात पर चंदा की हिचकी बनी थी, जिसे सुनते अमान ने सबसे लब मेजे थे। वो जानता था चंदा के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत है, लेकिन चंदा लोगों की वजह से डर रही थी। जो उसके साथ मासी में हो चुका था उससे डर रही थी, लेकिन अमान भी उसे समझा समझा कर थक चुका था। याद आते हैं उफ गुनाह क्या क्या मोहसिन। एक मोहब्बत कर ली, दूसरा आपसे कर ली, तो तुम दूर हो जाओ अमान मुझसे। ये मेरा आखिरी फैसला है जो कि तुम नहीं बदल सकते। चंदा अपने आंसू साफ करते मजबूत लहजे में बोली, क्या कमी थी मेरे प्यार में? कमी तुम में नहीं मुझ में है। मैं आपकी सारी कमियों समेत आपको कबूल करने को तैयार हूँ। अमान मजबूत लहजे में बोला, लेकिन मुझे तुम कबूल नहीं हो अमान। चंदा चीख उठी। क्यों? वजह बताएं। अमान दाड़ा था, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से कभी अपना मजहब तब्दील नहीं करूंगी। चंदा प्लीज, मैं चाहता तो आपको उठाकर अपने पास ले आता, लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद मेरे पास आए, इस्लाम कबूल करें। वो दिन कभी नहीं आएगा, और आइंदा मुझसे बात मत करना, भाड़ में जाओ। चंदा, मैं मर जाऊंगा, ऐसी बातें ना करें। मेरा दिल टूट रहा है। अमान की आंखों से बेबसी की वजह से आंसू निकल रहे थे। तुम मर जाओ, ये कहते ही चंदा ने कॉल काट दी। चेहरा हाथों में लिए फूट फूट कर रो दी। मैं ही क्यों हर दफा, मैं ही क्यों भगवान? क्यों मेरी मुश्किलें आसान नहीं करते? क्यों मुझे मार नहीं देते? क्यों अजियत भरी जिंदगी से नजात नहीं देते? चंदा तो अपनी इज्जत लुट जाने की वजह से इतना नहीं रोई थी जितना उस इंसान के लिए रो रही थी, जिसे 3 महीनों में चुपके से उसके दिल में और उसकी रूह में जगह बना ली थी। और चंदा ने आज अपने हाथों से अपनी मोहब्बत मारी थी। अमान किसी हारे जवारी की तरह घुटनों के बल नीचे बैठा रो रहा था। वो तो मसूद असाब का मालिक था, वो एक गैंगस्टर जिसके सामने मौत को भी डर लगता था। आज वो इतना बेबस था कि अपनी मोहब्बत को पाने के लिए रो रहा था। जावियार जो कि अमान की क्लास से ने उसके पास आ रहा था, उसे रोता देख अपने लब मेजकर अमान के साथ बैठकर उसे अपने गले से लगाया था। अमान, मेरा बच्चा, क्या हुआ है? जावियार और रैन ने हमेशा लारेब और अमान को अपना दोस्त, अपना बच्चा, अपना भाई समझ कर ही रखा था। जावियार अमान को कंधे से पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने करता, उसके आंसू से तर चेहरे को देखते हुए बोला, लेकिन अमान तो बस रोए ही जा रहा था। कुछ बताओगे भी कि क्या हुआ है? जावियार को भी गुस्सा आया था, उससे अमान को कभी ऐसे रोता हुआ नहीं देखा था। जावियार, तुम्हारा भाई हार गया है। जावियार, मैं हार गया हूँ, क्योंकि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? तुमने मुझे मजबूत बनाया था, लेकिन आज वो दीवार गिर गई है। तुमने कभी मुझे हारना नहीं सिखाया था, लेकिन आज मैं एक दफा फिर से हार गया हूँ। हिचकियों समेत बोलते अमान जावियार को हैरत के झटके दे रहा था। मैं आज हार गया हूँ, अपने इश्क के सामने हार गया हूँ। जावियार, मैं एक तवाइफ के सामने हार गया। वो मेरी बात, मेरी मोहब्बत पर यकीन क्यों नहीं करती? वो 25 साल लड़का आज अपना जब्त खो चुका था। अपने अंदर का गुबार जावियार के सीने के साथ लगते निकाल रहा था। जावियार का गुस्से के मारे चेहरा सुर्ख हो रहा था। जावियार, मुझे चंदा चाहिए। वो मुझे क्यों नहीं मिलती? पहले मेरी माँ मुझसे दूर हुई, तो फिर मेरी बहन की वो हालत, अब चंदा। मुझे चंदा ला दो, मैं अपने भाई की आंखों का नूर ला दे। मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। वो हंसता खेलता लड़का आज अपनी मोहब्बत के आदो सलील होकर धाड़े मार मार कर सामने बैठे जावियार से अपने प्यार की भीख मांग रहा था, जो शायद उसके नसीब में थी ही नहीं। उससे कहना मेरी सजा में कुछ कमी कर दे, आधी मुजरिम नहीं हूँ, गलती से इश्क हुआ है। अमान चुप, एकदम चुप। मैं उस चंदा, उस तवाइफ को तुम्हारे कदमों पर लाकर फेंकूंगा। जावियार अमान को उठाता पेट पर बिठाता हुआ बोला, नहीं जावियार, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि वो मेरा इश्क है, जिद नहीं। अगर जिद होती तो इस वक्त मेरे रूम में मेरी बाहों में होती। तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। वो मेरे कदमों में बैठने के लिए नहीं, मेरी धड़कनों पर राज करने के लिए बनी है। लेकिन अमान, मैं तुम्हें और दर्द में नहीं देख सकता। अगर इनको पता चला चंदा की वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए, वो चंदा का कत्ल कर देगी। तो मैं इनको ना बताना जावी, और अगर चंदा को एक खरोच भी आई तो मैं भी मर जाऊंगा। जावियार अपना गुस्सा जब्त करता हाँ में सर हिला गया।
जाविया चाहता तो चंदा को उठाकर अमान के कदमों में फेंकता, लेकिन अमान का इश्क तो पाक था और चंदा की जगह अमान के कदमों में नहीं उसके दिल में थी। जावियार, अपने इश्क को अपने कदमों में नहीं सर पे बिठाया जाता है, और अगर वो मेरे नसीब में है तो ज़रूर मिलेगी। मैं अपने खुदा से उसे मांगूंगा, ए खुदा, बेशक मेरी जान ले ले, लेकिन जान निकलने से पहले मेरी चंदा को मेरी नूर बना दे। अमान ने अपनी आंखें बंद करके दिल से दुआ मांगी। जाविया ने अमान को खींचकर दोबारा से अपने साथ लगाया। खबरदार अमान, आइंदा तुमने मरने की बात भी की तो, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। जाविया ठाड़ा था। खाना खाया तुमने? जाविया ने सख्त लहजे में अमान से पूछा। नहीं। अमान अपने आंसू साफ करता यकलफ्सी जवाब देकर चुप हो गया था। जाविया ने मेज से खाना मंगवाया और उसे अपने हाथों से अमान को खिलाने लगा। जावियार, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं, मैं खुद खाना खा सकता हूँ। अमान ने आंखें दिखाकर कहा। इस टाइम तुम एक बच्चे ही लग रहे हो, ज्यादा बड़बड़ ना करो, चुपचाप खाना खाओ। जाविया निवाला बनाकर अमान को खिलाने लगा। अमान ने भी बिना चूं चढ़ा किए मुंह खोलकर जावियार के हाथों से खाना खाने लगा। खाना खिलाकर जावियार अमान को सुकून की मेडिसिन देते उसके कमरे से चला गया। कुछ ही देर में अमान पर गुनूदगी तारी होने लगी और वो गहरी नींद सो चुका था। बेशक एन और जावियार लारिब और अमान से बहुत प्यार करते थे और अमान भी उन दोनों के लिए अपनी जान देने को तैयार था। यही तो प्यार था उन तीनों का। लारिब का माजी। अमान को अब अपने बाप से शदीद नफरत होने लगी थी। वो रोज़ कोई ना कोई तमाशा घर में लगाता था। अमान तो अब लारिब को भी अपने बाप से दूर रखता था कि वो नशे में आकर अपनी बेटी को ही ना बेच आए। अमान जितना भी अपने बाप को जुआ खेलने से मना करता हूँ, कबीर उतने ही जोश से गुस्से में आकर अपने जवान बेटी को मारता था। सफीना ने अमान को चुप रहने को कहा था। वो क्या करती? कबीर जैसा भी था, शोहर था उसका, और वो अपना घर छोड़कर कहाँ जाती? सफीना सबर के खून पड़ने लगी थी। जाओ, जाकर कबीर को बुला कर लाओ। शहबाज से अपने आदमी को कहा तो वो कबीर को बाहर अड्डे से बुलाने चला गया। कबीर उस आदमी के साथ चलता हुआ अंदर आया। सलाम सर। ये कहते हुए कबीर शहबाज के कदमों में बैठ गया। अरे कबीर, सुना है तो सुबह से 3 गेमें जीत चुका है, 1 लाख कमा चुका है। शहबाज से मुस्कुराते हुए वो कहा। सरकार, ये तो बस उस मौला का करम है। कबीर खुश होता हुआ बोला। चल, आज मैं तेरे साथ गेम खेलता हूँ। नहीं नहीं सर, आप कहाँ और मैं कहाँ? कबीर हैरानगी से शहबाज को देखने लगा जो अपने साथ उसे जुआ खेलने की ऑफर देने लगा था। तू सुबह से जीत रहा है, क्या पता तेरी किस्मत का तारा चमक रहा हो और तू आज 10 लाख और जीत ले मुझसे। शहबाज अपने शैतानी दिमाग को चलाते कबीर को शीशे में उतारने लगा। सर लेकिन, चल तू जीता तो मैं तेरे को 10 लाख दूंगा और अपना हाथ आदमी भी बनाऊंगा। कबीर ने खुशी की कैफियत में शहबाज को देखा। और सर, अगर मैं हारा तो? कबीर ने थूक निकलते हुए कहा। अगर शहबाज उसे इतने पैसे दे रहा था तो हारने के बदले वो कुछ तो लेगा। तेरी सबसे कीमती चीज तेरी बीवी। कबीर ने अपने झुके सर को उठाकर शहबाज को देखा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? कबीर को दबा दबा गुस्सा आने लगा था। बीवी थी वो कबीर की। देख कबीर, मैं तुझे 10 लाख भी तो दे रहा हूँ। कबीर ने थूक निकलते शहबाज को देखा। पैसों का सुनते कबीर की आंखें चमकने लगी थी। कुछ देर पहले वाला गुस्सा कहीं सो गया था। तो एक दफा अपनी किस्मत आजमा कर देख, तो जीत जाएगा। 10 लाख ऐश करेगा तू। शहबाज और लालच देने लगा कबीर जैसे लालची इंसान को, और कबीर लालच में आ गया। कबीर नावाकिफ था अपने आने वाली कल से। वो नावाकिफ था इस जुमले से, लालच बुरी बला है। जी ठीक है सर, मैं खेलूंगा जुआ। कबीर की हामी भरने पर शहबाज के चेहरे पे मगरूरिया मुस्कुराहट आई थी। लाओ भाई पत्ते, इधर ऊपर आकर बैठो। शहबाज मुस्कुराते हुए कबीर को कहने लगा। कबीर को बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन उसे सोचा चलो जीत जाऊंगा, पैसे भी मिलेंगे और शहबाज के साथ एक खास आदमी की जगह भी बन जाएगी। ताशबाजी शुरू हो चुकी थी। किसी की जिंदगी भर की वफा, किसी की इज्जत दांव पर लग चुकी थी, और जिसकी लगी थी उसे तो कोई अता पता ही नहीं था। टाइम गुजरता जा रहा था और कबीर जीतने के करीब था। कबीर के दिल में लड्डू फूटने लगे थे और यहाँ से गद्दारी शुरू हुई थी, धोखाबाजी हुई थी। कबीर के पीछे बैठे शहबाज से कुत्तों ने कबीर के पत्ते बता दिए थे और पासा पलटने में शहबाज को टाइम नहीं लगा था। यहाँ बाजी पलटी थी और कबीर हार गया था। कबीर का दिल थक से बैठा था और शहबाज का कहका पूरे महल में गूंजा था। कबीर, तेरी किस्मत दूसरों के सामने चल सकती है, लेकिन मेरे यानी किंग के सामने नहीं। कबीर तो कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा था। कबीर को अब अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हुआ था। उससे अपनी वफादार बीवी को जुए में हार दिया था।
और उसकी बोली लगा दी थी। नहीं, नहीं सर, मुझे माफ़ कर दें। मैं अपनी बीवी नहीं दूँगा। मैं आपको पैसे दे दूँगा। कबीर का रंग सर्द पड़ा था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, हट बे साले! तू पत्ते हारा है और तुझे अपनी बीवी देनी होगी। कल आऊँगा तेरी बीवी को लेने। अपनी बीवी को तैयार रख। ऐसा ना कर कि साली मेरा मज़ा ख़राब कर दे। ना आकर। शिपास उर्फ किंग आभासत से कहते कहका लगा उठाओ। साथ पीछे खड़े नौकर भी हंसने लगे। कबीर अपना सर चेहरा लिए घर की तरफ रवाना हुआ। हाल हॉस्पिटल से आते ही सफ़ीर सीधा अपने कमरे में गया था। कमरे में दाखिल होते सफ़ीर की नज़र लारिब पर पड़ी थी, जो कि अभी तक अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। सफ़ीर लारिब को देखता फ्रेश होने चला गया। सफ़ीर काफ़ी देर बाद वॉशरूम से निकला, लेकिन लारिब को कोई होश ही नहीं था। वो तो बस खेलने में मगन थी। लारेब, बस कर जाओ, अब सो जाओ, रात हो गई है। सफ़ीर नरम लहजे में बोला, नहीं नहीं एंजिल, मुझे और खेलना है। लारिब जिद्दी अंदाज से बोली, सुबह खेल लेना। मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। तो आप सो जाओ ना, मैं आपको तो नहीं खेलने का कह रही। लारिब मुंह की डिज़ाइन बनाते सफ़ीर से कहने लगी। खाना खाया तुमने? सफ़ीर बेड पर लेटे गहरी सांस भरते लारिब से पूछने लगा, जी मामा ने खिला दिया था। लारिब हनूस अपनी गुड़िया के साथ खेलते जवाब देने लगी। सफ़ीर बेहद थका हुआ था। उसे नींद आई थी और मज़ीद इस पागल लड़की के साथ बहस करने की बजाय आंखें मूंदे लेट गया। लेकिन थोड़ी देर बाद प्यास की शिद्दत की वजह से जब आंख खुली तो अपनी दूसरी साइड खाली देख उसकी नसें ज़मीन पर गईं और सफ़ीर की हंसी छूट गई। लारिब अपनी गुड़िया को अपने सीने से लगाए मुंह खोले ज़मीन पर ही सो गई थी। पागल लड़की, बेड पर आकर सो जाती। सफ़ीर मुस्कुराते बेड से उठा और अपनी छोटी सी बीवी को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटाता उसके ऊपर कंफर्टर ट्रूस करने लगा। सफ़ीर भी अपनी साइड पर जाकर लेट गया, लेकिन चेहरा अपना लारिब की तरफ करता उससे फुर्सत से देखने लगा। कितनी ही देर सफ़ीर उसे देखता रहा। दिल ने अचानक से छोटी सी गुस्साखी करने पर मजबूर किया था। सफ़ीर ने अपने लब बेख्तियार लारिब के लबों के करीब किए थे। बेख्तियार होते सफ़ीर ने लारिब के पलाई लब को अपने लबों में कैद किया था। लारिब नींद में थोड़ा सा कसमसाई थी। लारिब को कसमसाते देख सफ़ीर लारिब के लबों पे शिद्दत से झुका था। इससे पहले लारिब अपनी आंखें खोलती सफ़ीर ने उसके लबों को आज़ादी बख्शी थी। वो अब में खूबसूरत ऐसा एहसास महसूस करते लारिब ने आंखें खोलकर अपने एंजल को देखा, जो उसे ही देख रहा था। एंजल, डोंट डिस्टर्ब मी। लारिब नींद में कहते मज़ीद सफ़ीर के गिर्द अपने बाजू खायल करते उसकी गर्दन में मुँह छुपा गई। सफ़ीर का दिल कानों में धड़कने लगा। लारिब खुद तो सो गई थी, लेकिन सफ़ीर की नींदें हराम कर गई। ओह माय गॉड लारेब! उसका नर्म गुलजार जिस्म अपने साथ लगाते सफ़ीर के दिल में गुदगुदी सी हुई। अपने जज्बात पर कंट्रोल करते सफ़ीर लारिब की कमर के गिर्द बाजू हाइल करते सोने की कोशिश करने लगा। माला से तो सही से चला भी नहीं जा रहा था। उससे वॉशरूम जाना था, लेकिन कोई कमरे में भी नहीं था। अगर साव्यार कमरे में होता भी तो वो उससे कभी ना कहती। अभी वो सोच ही रही थी कि साव्यार रूम में दाखिल हुआ। साव्यार की नसें माला पर पड़ी, जो अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी और लब कुचल रही थी। क्या हुआ बेबी? जावियार माला के करीब जाता सरगोशी वाले अंदाज से बोला। माला बिदक कर पीछे हुई थी। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती सावी, माला हिम्मत करते बोली। सावियार ने हैरत से माला को देखा, जिसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी थी। बेबी, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है ना कि मैं टिकाने लगाऊं? सावियार अप्रोच का था एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहने लगा, पीछे हटो, मुझे वॉशरूम जाना है। ऐसे कैसे? अभी मुझे तुम्हारा दिमाग भी तो दुरुस्त करना। सावियार माला के चेहरे पर आए लड्डू को पीछे करता बोला, सावी। इसके आगे माला कुछ कहती सावियार शिद्दत से माला के लबों पर झुका था। माला की सांसें छीनते सावियार ने उसके लबों को आज़ादी बख्शते अपने लब उसके गर्दन पर रखने थे। माला ने बेबस सी नजर त्यो जिसामत वजूद पर डाली, जो अपने वजूद का पूरा बोझ माला पर डालते झुककर कभी अपने लब गर्दन पर रख रहा था तो कभी माला के चेहरे को शिद्दत से चूम रहा था। सावी हटो मुझ पर से, माला मसम्मत करती बोली। श्श, मेरी जान, अभी बीवियों की तरह इजहार मोहब्बत करो मुझसे। मुझे बताओ तुम मुझे कितना चाहती हो। माला की बातों को नजरअंदाज करते माला की कमर के गिर्द अपना हंसार मजबूत करते सावियार संजीदा लहजे में बोला। माला ने शाकी नजरों से अपने साइको शोर को देखा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ सावी। तुम कातिल हो, तुम लोगों को बेरहमी से मारते हो, तुम गैंगस्टर हो। मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करूंगी, समझे तुम? माला भूखी शेरनी की तरह उर्राते हुए बोली। सावियार के लबों पर मुस्कुराहट रिंकी थी। माला की जान तब लबों पर आई जब सावियार अपनी पेंट की पॉकेट से अपना चाकू निकालता, अपनी कलाई पर रखता, दबाव डालता, अपना हाथ लहूलुहान कर गया। सावी, हट हटाओ प्लीज, माला ने बेयकीन नसों से तड़पते अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते बोला। सावियार के लबों पर मुस्कुराहट रिंकी। मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं?
जाविया मजीद अपनी कलाई पर चाकू का दबाव बढ़ाते बोला। उनकी बूंदें जमीन पर बहने लगी थी। माला नफ़ी में सर हिलाते जाविया के करीब जाने लगी। जाविया नफ़ी में सर हिला गया। मोहब्बत करती हो मुझसे या नहीं? जाविया टीटू की तरह मुस्कुराते बोला। हाँ हाँ हाँ, करती हूँ, चाकू गिराओ। माला रोते हुए चीखी। माला के चिल्ला के कहने पर जाविया ने चाकू जमीन पर फेंका था। माला ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ जाविया के चेहरे पर रसीद करते उससे गले लगकर रोने लगी। पागल, जंगली, बेवकूफ इंसान। इसके आगे माला कुछ कहती, जाविया ने अपने सुलगते लब माला के लबों पर रखकर उसके लफ्जों का गला घोंटा था। कमरे में मायने हेज खामोशी छाई हुई थी। माला का दिल दुगनी की माने धड़क रहा था। जाविया ने सख्ती से माला को खुद में भींच लिया। माला अपनी बिगड़ती सांसें बेतरतीब कर दी। जल्दी से जाविया से दूर होती बेड पर जा बैठी। पाँव में दर्द की टीसें उठने लगी। दूर रहो मुझसे वहशी इंसान। मेरी जान मान क्यों नहीं लेती? तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। तुम भी मेरी गुर्बत में रातें गुजारना चाहती हो। फिर ये ड्रामा कैसा? शोर हूं मैं तुम्हारा, जवान भी हूं, अच्छा और खूबसूरत भी हूं। समझती क्यों नहीं? तुम्हारी गुर्बत के लिए तरसता हूं। तुम मेरी कमजोरी हो। मुझे अपने आप से मत झटका करो, वरना इतनी ही शिद्दत से तुम्हारे वजूद में समाऊंगा। जाविया बेबाकी से कहता माला को आंख मारिया। बेशरम इंसान, शर्म तो तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरी। मैं कभी तुम्हारी नहीं होंगी। तुम कातिल हो। मैं कभी एक कातिल की बीवी बनना तो दूर, तस्वुर भी नहीं करती। माला अपने नाक के नथने फुलाए गुर्राई। अब तो बन गया हूं ना शोहर। बेबी, अब तुम रो तड़पो इसको। तुम्हारी पोर पोर पर हक रखता हूं। जाविया माला के सरापे को नसों के आसार में लिए बोलता गया। रस्सी जल गई मगर पल नहीं गया। जाविया गहरी सांस रिसा में खारिज करता बड़बड़ाया। छोड़ो मेरा रास्ता, मुझे वॉशरूम जाना है। तो आओ मैं छोड़ देता हूँ। जाविया माला को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा कि माला पीछे हुई। मैं खुद चली जाऊंगी, मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका सुद्दी अंदाज सीखते जाविया के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। ठीक है, चली जाओ खुदी। जाविया कहता एक साइड पर खड़ा हो गया। उसे पता था मैडम से चला तो जाएगा नहीं, बस सखरे दिखाती है। माला जाविया को देखती मुश्किल से खड़ी हुई थी, मगर उठते ही चोट की वजह से माला जमीन बोस हुई थी। ओहो, बेबी गिर गया। जाविया मजाक उड़ाने वाले अंदाज से कहता पंजू के बल उसके सामने बैठा हूँ। माला का गुस्से से चेहरा सुर्ख हुआ था। एक तो उसकी वजह से पाँव जख्मी थे और फिर वो उसका मजाक उड़ा रहा था। माला खुद में हिम्मत जमा करती दोबारा से उठने लगी कि जाविया ने उसे कमर से थामा। खबरदार, मुझे हाथ लगाया सावी। माला अपने नाक के नथने फुलाए हुए गुस्से से कहने लगी। तुम्हारे खबरदार की ऐसी की तैसी। ये कहते ही जाविया माला की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी गोद में उठा चुका था और वॉशरूम छोड़ आया। मैं बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से वापस आओ। जावियार जरा सख्ती से अपनी ठेठ बीवी को बोला। आया बड़ा, खैर हुआ। माला मुंह बनाते वॉशरूम चली गई। 5 मिनट बाद माला लंगड़ाते बाहर आई। जावियार ने मुश्किल से अपनी आने वाली मुस्कुराहट रोकी थी अपनी लंगड़ी बीवी को देखकर। मुझे लगता है अब यही तरीका ठीक है। कम से कम तुम्हें बाहों में उठाना तो नसीब होता है। हाय। जावियार अपने दिल पर हाथ रखकर ट्रॉमाई अंदाज से बोला। माला ने गौर से जावियार को देखा। जावियार मुस्कुराता उसे बाहों में उठाए बेड तक लाया। डार्लिंग, खाना खाया तुमने? जावियार प्यार से पूछने लगा। हाँ, खा लिया। माला रूठा सा मुंह बनाते एहसान करने वाले अंदाज से बोली। ये लो, मेडिसिन खा लो, जख्म भर जाएगा। जावियार ने माला को मेडिसिन दी जो कि माला ने चुपचाप खा ली। वो भी उस मॉन्स्टर से उलझ नहीं सकती थी। मेडिसिन खाकर वो लेट गई। जावियार भी माला की कमर में हाथ डालता अपने करीब करता सो गया। लारेब का मासी। सारी रात कबीर अपनी गलती को सोचता रहा। उससे गलत किया था कि वो अपनी इतनी खूबसूरत वफादार बीवी को जुए में हार गया था। अगर वो लोग सुबह घर आ गए तो वो क्या करेगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ बीवी और एक तरफ उसकी अपनी मौत। अगर उससे मसम्मत की तो शहबाज से कुत्ते उसे मार देंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। मुख्तलिफ सोचों के साथ कबीर की रात गुजरी थी। अगले दिन कबीर सहन में बैठा था और सामने बैठी अपनी बीवी को देख रहा था जो लारिब और अमान के साथ बैठी बातों में मसरूफ थी। वो साथ में सब्जी भी काट रही थी। अमान की किसी बात पर वो खिलखिलाकर हंसी थी और कबीर को आज से 20 साल पहले वाली सफीना लगी जो कि हंसी हुई बेहद खूबसूरत लग रही थी। नहीं तो जितने गम कबीर ने उससे लिए थे वो तो एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जिंदा थी। अभी वो उन्हें देख ही रहा था कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कबीर का दिल धक से बैठा था। कबीर के चेहरे पर खौफ फैला था। वो पछता रहा था। उसके चेहरे पर खौफ देखकर सफीना को किसी अनहोनी का एहसास हुआ।
रुकिए अम्मी, मैं देख कर आता हूँ। कबीर को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। अमान ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही 2 दिन पहले वाले बंदूक को देखकर उसे हैरत से मुड़कर अपने बाप को देखा। अब ये कौन सा तमाशा लगाने आए हैं। सफीना ने भी जल्दी से अपना दुपट्टा सेट किया और लारिब को अंदर भेज दिया। वो अपनी मासूम बेटी को किसी की नजरों में नहीं आने देना चाहती थी। कबीर तो शहबाज और उसके गुंडों को देखकर परेशान हुआ था। ओए कबीर, देख मैं अपनी अमानत लेने आ गया। शहबाज हबासत से हंस से सफीना को देखकर का बोला। सफीना को बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। सरकार मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अपनी बीवी आपको नहीं दूंगा। सफीना ने सुनते ही सदमे से अपने शौहर कबीर को देखा। तो क्यों नहीं देगा? कल तो जुए में हार आया अपनी बीवी को। शहबाज ने दरवाजे को ठोकर मार दी कहा। सफीना ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर अपनी चीखों का गला घोंटा। मैं तो लेकर जाऊंगा अपनी अमानत को। अमान ने भी गुस्से और हैरत से अपने बाप को देखा जो जुए में उसकी माँ को हार आया था। देखिए अंकल, जितने भी पैसे लेने हैं मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप मेरी माँ को लेकर कहीं नहीं जा सकते। अमान ने आराम से बात करने का सोचा। ना बच्चे, मुझे तो तेरी माँ ही चाहिए। शहबाज से आगे बढ़ते सफीना का हाथ पकड़ा था। सफीना 2 कदम पीछे हुई थी। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कबीर ने शहबाज को धक्का दिया। पीछे हटो, मैं अपनी बीवी किसी को नहीं दूंगा। कबीर को अपनी मोहब्बतों के खूबसूरत दिन याद आए थे। एहसास नदामत ने उससे आगे रहा था। अमान को अपने बाप पर बेहद गुस्सा आया जो जुए में उसकी माँ को हारकर ड्रामेबाजी कर रहा। शहबाज का कहका उस माहौल में गूंजा था। अबे साले, तू मुझे रोकेगा? तेरी इतनी औकात है? शहबाज से कबीर को धक्का दिया जिससे कबीर लड़खड़ाता जमीन पर गिरा था। अमान ने सफीना को कलाई से पकड़कर अपने पीछे खड़ा किया। मेरी माँ को हाथ नहीं लगा सकते तुम। अमान गुस्से से बोला। बेटा, तू अभी छोटा है, चल पीछे हो। शहबाज मजाक उड़ाने वाले अंदाज से कहता कहका लगा उठा। सफीना ने डर कर बेगैरत शहबाज को देखा जिसकी आंखों में साफ हंस नजर आ रहा था। सफीना को अपनी जान जाती हुई महसूस हुई थी। कबीर ने जल्दी से शहबाज की टांगों को पकड़ लिया। नहीं, मैं अपनी बीवी तुझे नहीं दूंगा। माफ कर दे, पैसे ले ले, बीवी नहीं दूंगा। शहबाज से एक गोली चलाई थी जो कि सीधा कबीर की टांगों पर लगी थी। वो करा कर नीचे गिरा था। पहले तो सोचा था तेरी बीवी को अपनी रखेल बनाऊंगा, लेकिन तूने बगावत की। अब तेरे सामने तेरी बीवी की इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगा। कबीर की टांगों से खून निकल निकल कर जमीन को लाल कर रहा था। शहबाज से सफीना का हाथ पकड़ा और खींच कर कमरे में ले जाने लगा। अमान अपनी माँ को बचाने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन शहबाज के आदमी ने अमान को पकड़ लिया और अंदर बैठी लारिब ने सहम कर खिड़की से बाहर का मंजर देखा। सफीना अपना हाथ छुड़वाती शहबाज से गली से हाथों पर अपने दांत काट गई। शहबाज से मुड़कर सफीना के तब चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया था। थप्पड़ इतना जोर का था कि सफीना का खून फट गया था। लारिब ने सहम कर अपनी माँ की हालत देखी थी। अमान को शहबाज से गुंडों ने जकड़ रखा था कि वो चाहकर भी अपनी माँ को बचा नहीं पा रहा था और कबीर जमीन पर अपनी टांग पकड़े करा रहा था। कबीर ने बेबसी से अमान की तरफ देखा। अमान ने नफरत से मुंह मोड़ लिया था। अमान अपने आप को शहबाज से गुंडों से छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगा। शहबाज सफीना को खींचता एक कमरे में ले गया। लारिब खिड़की से अपनी माँ की चीखों को सुन रही थी। अंदर से थोड़ी देर बाद सफीना की दिल दहला देने वाली चीखें सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। शहबाज सफीना के खूबसूरत जिस्म को सराह रहा था कि बाहर खड़ी लारिब अपनी माँ की चीखें सुनकर कांप रही थी। अपनी माँ की चीखें सुनकर अमान ने अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश की। कबीर की अजियत से आंखें बंद हुई थी। उससे सब कुछ खो दिया था, अपनी अना, अपना नशे, अपनी बुरी आदत की वजह से। आधे घंटे से भी ज्यादा अंदर से चीखों की आवाज़ से आती रही। लारिब चीख चीख कर कभी अपने बाप को बुलाती और कभी कभी अपने भाई को। आधे घंटे बाद अंदर से चीखों की आवाज़ से आना बंद हुई थी। एक सकूत छा गया था। माहौल में अमान की आंखों से आंसू बह बहकर हल्की सी शेप में जस होने लगे। उसे आज खुद के पैदा होने पर अफसोस होने लगा। वो इतना कमज़ोर था कि अपनी माँ की इज्जत को दरिंदों से महफूज सा रख सका। थोड़ी देर बाद हवस परस्त इंसान बाहर निकला और उसकी नज़र पहली दफ़ा लारिब पर पड़ी थी। अमान ने घबराकर शहबाज जैसे कमीने इंसान को देखा जो अब उसकी बहन को हवस भरी नजरों से देख रहा था। अमान के लिए डूब मरने का मुकाम जैसे था, लेकिन था तो वो बेबस। शहबाज उस कमसुन हुस्न की देवी मासूम सी लारिब को देखता जा रहा था। वाह रे कबीर, तेरी बीवी तो बीवी, तेरी बेटी भी किसी से कम नहीं। शहबाज कमीनगी से कहता लारिब के ऊपर से नीचे तक जायजा लेने लगा। लारिब ने खौफ से उस आदमी को देखा जो अंदर उसकी माँ के साथ बहुत कुछ गलत कर चुका था। उसकी माँ की चीखें निकल रही थी। लारिब को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है उसकी माँ के साथ। उससे एक नजर अंदर देखा जहाँ उसकी माँ शायद खून में लथपथ बेहोश हो चुकी थी या मर चुकी थी।
शहबाज ने लारिब को बाजू से पकड़ा। चल, आज से तू मेरी रानी होगी, मेरे दिल की रानी। तू कितनी प्यारी है। जब तू बड़ी होगी तो मैं तेरे से शादी करूंगा, फिर तेरे इस कमसिन हुस्न को अखराज तहसीन पेश करूंगा। शहबाज अपने मुंह से गंदगी बक रहा था। छोड़ो मेरी बहन को। काली के बच्चे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। छोड़ो मेरी बहन को। अमान चीखते हुए बोला। छोड़िए अंकल, डोंट टच मी। लारिब रोते हुए अपना हाथ शहबाज के हाथों से छुड़वाने लगी। भाई आ जाओ, भाई अंकल कंधा टच कर रहे हैं। लारिब चीख रही थी, अमान को पुकार रही थी। अमान ने बेबसी से लारिब को देखा था, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। शहबाज लारिब को खींचकर कबीर तक लाया। तेरी बीवी तो बहुत खूबसूरत थी और तेरी बेटी को मैं ले जा रहा हूं, लेकिन तूने मेरे साथ गद्दारी की है, उसकी सजा तुझे मिलेगी। शहबाज से अपनी गन निकाली और कई गोलियां कबीर के सीने में उतारी थी। खून की छींटें लारिब के मुंह पर अमान के ऊपर पड़ी थी। लारिब के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। बाबा! लारिब अपना हाथ छुड़वाने की भरपूर कोशिश करती कबीर के सामने जाने लगी। शहबाज से एक जोरदार थप्पड़ लारिब के मुंह पर मारा था और वो ऊंधे मुंह जमीन पर गिरी थी। शहबाज से कहर भरी नजर लारिब पर डाली, जो अब खौफसदा होकर अपने भाई को देख रही थी। ए अल्लाह, हिम्मत दे मुझे। मुझे इतनी हिम्मत दे कि अपनी बहन की इज्जत को दागदार होने से बचा सकूं। अमान ने दिल में अल्लाह से दुआ मांगी। खौफ पूरे वजूद पर तारी हो चुका था। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने को जा रही थी। चल वे छोकरी, तेरी माँ तो अंदर पड़ी मर गई है और तेरे बाप को भी मार दिया है। अब तू चल मेरे साथ। इससे पहले कि शहबाज लारिब को लेकर जाता, अमान ने पूरी कुव्वत के साथ शहबाज से उंटू को धक्का देकर अपना हाथ छुड़वाकर शहबाज से पिस्टल खींचकर हिम्मत करते वहां खड़े शहबाज के हर आदमी के सीने पर उनके समझने से पहले गोलियां चलाई थी। इस अचानक अवताद पर शहबाज से कदम थमे थे। बाहर खड़े मोहल्लेदार मुंह पे हाथ रखे अंदर हो रही कयामत को अफसोस के साथ देख रहे थे, लेकिन मदद करने कोई नहीं आ रहा था। खौफे खुदा खत्म हो गया था। दिलों में लोगों के हर किसी को सिर्फ अपनी जान प्यारी रही थी। घर के बाहर खड़ा हर मोहल्लेदार तमाशा देख रहा था। शहबाज के हाथ अब खाली थे। वो लारिब को छोड़कर अमान की तरफ बढ़ा था। अमान हिम्मत करते एक और गोली चला चुका था, लेकिन पिस्टल खाली हो चुकी थी। अमान की नजर सामने पड़ी छुरी पर पड़ी, जिससे थोड़ी देर पहले उसकी मां सब्जी काट रही थी। अमान फौरन पास पड़ी छुरी की तरफ लपका, साथ लारिब जो बाजू को थाम कर अपने पीछे खड़ा किया। दूर हो गंदे इंसान मेरी बहन से। अमान ने लारिब को अपने बाजू के आजार में लिया और छुरी शहबाज के सामने की। अमान की बात सुनते अभी शहबाज कहका लगा गया। तुम छोटे लड़के मुझे रोकोगे मेरी रानी को ले जाने के लिए? शहबाज गुस्से से अमान की तरफ बढ़ा। लारिब का वजूद अमान के आजार में कांपने लगा। इससे पहले शहबाज आगे बढ़कर ईमान पर वार करता, अमान ने हिम्मत करते चाकू से शहबाज के चेहरे पर वार किया। चाकू सीधा आंख के नीचे हिस्से को चीरता उसके होंठ तक आया था कि शहबाज सर से चीख पड़ा। शहबाज खुद को संभालता गुस्से से अमान को मारने के लिए आगे बढ़ा। गलीस चेहरे से खून निकल निकल कर जमीन पर गिर रहा था। मोहल्लेदार जो शहबाज के डर से अंदर नहीं आ रहे थे, अब उसे जख्मी देखकर कुछ लोग अंदर आए और शहबाज को मारने लगे। लारिब की हालत खराब होने लगी। लारिब की हालत को मद्देनजर रखते अमान उससे कमरे में ले गया। कमरे में कदम रखते अपनी माँ की हालत देखते अमान की रूह कांप गई। दिल दाढ़ी मार मार कर रो रहा था। आंसू आंखों से बहने लगे। जिस माँ ने बचपन से लाड प्यार से बाल पोस कर बड़ा किया था, वो वरना हालत में बेड पर पड़ी थी, खून से निढाल थी। अमान अपनी नसें फेरता कमरे से बाहर जाता। मोहल्लेदारों में से एक खातून को ले आया। अपनी माँ के बारे में कुछ कहा, जिसे सुनती वो खातून अमान के सर पर हाथ रखकर रोते हुए दुआ देने लगी। इससे पहले वहाँ पुलिस आती। आखिरी नजर अपनी माँ और अपने बाप पर डाल अमान अपनी बहन को मजीद रुस्वा होने से बचाने के लिए अपनी बाहों में भरता घर से बाहर निकलते भागा। शहबाज पास पड़ी अपने गुंडों की गन को हाथों में पकड़ता फायर करते अपनी एक आंख को लेकर वहां से भागा था। लारिब तो रास्ते में ही अमान की बाहों में बेहोश हो चुकी थी। अमान के कपड़े खून से लथपथ थे। मुसलसल 3 घंटों से भागते अमान निढाल होता रेलवे स्टेशन पहुंचा था। पास पड़ी बेंच पर लारिब को लिटाकर उसका सर अपनी गोद में रखता अपने चेहरे पर हाथ रखता रोने लगा। अपनी माँ को खो दिया था उसने, अपने बाप को भी। बाप के नशे होने पर शाम का वक्त होने वाला था। ऐसा ऐसा अंधेरा छाने लगा जब एक आदमी जो नशे में धुत अमान को अपने करीब आते दिखाई देने लगा। इससे पहले वो अमान के करीब पहुंचे, पास बड़ा पत्थर उठाकर अमान ने उस आदमी के चेहरे पर दे मारा। वो आदमी कराकर नीचे गिरा। अमान मौके का फायदा उठाते लारिब को अंधेरी रात में फिर भागने लगा। अमान की टांगों में दर्द होने लगा। लारिब बच्ची थी, मगर इतनी बच्ची भी नहीं थी कि अमान उसे मजीद 42 घंटे गोद में उठाए भागते थकता नहीं।
अमान का सर बुरी तरह चकराया था। उससे पहले कि उस नीचे ज़मीन पर गिरता, उससे करीब एक आदमी आया, जिसकी सिर्फ आँखें ही नज़र आ रही थीं। उसका चेहरा हुडी से ढका हुआ था। अमान ने घबराकर उसे देखा। उसे लगा ये भी उसकी बहन को छीन लेगा। उसने मज़ीद लारेब को अपने सीने से लगाया, अपने चकराते सर को थामा। कौन हो तुम और ये किसे लेकर भाग रहे हो? मॉन्स्टर उस जवान आदमी को एक लड़की को रात की सुबह गोद में लिए भागते थे गंभीर आवाज़ से बोला। मॉन्स्टर की भारी आवाज़ अंधेरी रात में सुनते अमान मज़ीद खौफज़दा हुआ। ए दूर हो मेरी बहन से। अमान चीखा था। उससे लारे को किसी कीमती चीज़ की तरह अपने सीने में छुपाया। मॉन्स्टर समझ गया था कुछ कुछ मामला। उससे आगे बढ़ते अमान की मखसूस नस सवाई थी। पीछे खड़ी ईविल जो कब से इन्हें सारा देख रही थी, उससे अमान की गोद में पड़ी मासूम से लारे को अपनी बाहों में थामा। मॉन्स्टर ने अमान को घसीटने के अंदाज से गाड़ी में बिठाया और कुछ पल में गाड़ी मॉन्स्टर ईविल रात के अंधेरे में गायब हो चुके थे। सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ते अमान ने नींद से बेदार होते आंखें खोली थी। कल के दिन का सारा मंजर आंखों के सामने चलते अमान झटके से बेड से उठा। खुद को एक अनजान कमरे में पाते अपनी नसें आसपास उड़ाते अमान लारेब को तलाश करने लगा, लेकिन वहां लारेब नहीं थी। उसे कुछ गलत महसूस हुआ था। अपने इर्द गिर्द अपनी बहन को ना पाकर अमान बेड से उठकर उसे ढूंढने लगा। लारेब कहाँ हो तुम? अमान चीखा था। लारेब को तलाश करने की आदि अमान कमरे से बाहर निकला। कमरे से निकलते ही इतने बड़े महल को देखकर तो एक दफा चकरा गया। वो कहाँ था? कल रात वो आदमी कौन था? कहाँ से आए थे वो लोग? उसकी बहन कहाँ थी? वो कहाँ थी? अमान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अमान अभी यही सोच रहा था कि अपने पीछे किसी की भारी आवाज़ सुनाई दी। अपनी बहन को ढूंढ रहे हो? अमान ने मुड़कर अपने पीछे देखा, जहाँ रात वाला आदमी खड़ा था, जिसकी सिर्फ सब आंखें नजर आ रही थी। मेरी बहन कहाँ है? मेरी बहन को कहाँ ले गए हो? क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ, कमीने इंसान? इससे पहले अमान गुस्से से मॉन्स्टर की तरफ लपकता, मॉन्स्टर की भारी आवाज़ सुनते अमान के कदम थमे। चुप करो लड़के। तुम्हारी बहन महफूज हाथों में अंदर मेरी बहन के साथ है, लेकिन तुम्हारी बहन की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही। क्या मतलब दिमागी हालत? मेरी बहन ठीक है, मुझे देखना है उसे। अमान मॉन्स्टर को धक्का देते सामने बने महलनुमा कमरे की जाने बढ़ा। गंदे अंकल, छोड़ो मुझे, छोड़ो, वो बेड टच कर रहा है। मामा, भाई। लारी होश में आते कब से चीख रही थी और एविल उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। अमान लड़खड़ाते हुए आंखों में आंसू लिए अपनी बहन को तकता गया। क्या हालत हो गई थी उसकी बहन की। मॉन्स्टर के इशारे पर एविल ने लारिफ को सुकून का इंजेक्शन लगाया, ताकि तड़पती लारिफ को सुकून मिले, और वो एक दफ़ा फिर से बेहोश हो गई। मॉन्स्टर ने अमान के कंधे पर हाथ रखा था। मेरी बहन। अपनी माँ, बहन, बाप के गम में अमान नीचे ज़मीन पर बैठा सदमे से फूट फूट कर रोने लगा, और मॉन्स्टर ने भी उसे रोने दिया। अमान रो रो कर अपने दिल का गुबार निकाल रहा था। जब अमान के आंसू थमे तो अमान ने मॉन्स्टर की तरफ देखा। मॉन्स्टर ने अमान से लारिब की हालत के बारे में पूछा। फिर अमान बताता चला गया, जिसे सुनते मॉन्स्टर और एविल की आंखों में खून उतरा था, लेकिन किसी का भी किंग के निशान की तरफ ध्यान नहीं किया था। मॉन्स्टर और एविल तो किंग को जानते थे। अब उनकी टीम में बहुत जल्द अमान भी शामिल होने वाला था। मॉन्स्टर ने अमान को बताया कि वो लोग क्या काम करते हैं। अमान भी अपनी माँ का बदला लेने के लिए उन लोगों के काम में शामिल हो चुका था, और जब लारिब को होश आया था, उसे बच्चों जैसी हरकतें करते देख अमान को धचका लगा था। बहुत सारे डॉक्टरों को चेकअप करवाया। सबने यही बताया कि किसी सदमे या डर के बायस उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से लारिब बच्चों जैसी हरकतें करने लगी है और अपने आप को बच्ची समझने लगी है। लेकिन उसका प्रॉपर इलाज करवाया जाए तो वो बहुत जल्द ठीक हो सकती है। अब वो 5 साल बाद भी वहीं की वहीं थी। कहानी ख़त्म हो चुकी थी। एक नई कहानी शुरू होने के लिए माज़ी ख़त्म हो चुका।